नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईएफई एकेडमी में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो है विटामिन से संबंधित। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकांश स्टूडेंट याद जो करते हैं टेबल से याद करते हैं। विटामिन की एक टेबल बनी होती है उसको रट लेते हैं, उससे क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो टेबल को रटना नहीं है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जो विटामिन है, विटामिन के कार्य क्या है, क्या करते हैं विटामिन शरीर में। तो विटामिन क्या करते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो इम्यूनिटी पावर बनाता है, विटामिन बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बना के रखेगा, जिससे हमारे को रोग नहीं होते हैं, तो वो रोगों से सुरक्षा करने का काम विटामिन करेंगे। और यदि विटामिन की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के अभाव रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। अभाव रोग का मतलब जिस विटामिन की कमी होगी उस विटामिन से संबंधित रोग हो जाएगा। और विटामिन का पाचन नहीं होता, ये पहले चर्चा कर चुके हैं अपने। विटामिन से ऊर्जा अपने को नहीं मिलती। तो इन पॉइंटों को अपने लेके चलें। सबसे पहले तो एक तो जो विटामिन है वो ऊर्जा के स्रोत नहीं है, एनर्जी के सोर्स नहीं होते। विटामिन एनर्जी के सोर्स नहीं है, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। और विटामिन का पाचन भी नहीं होता, इनका पाचन नहीं होता। और इनका काम क्या है, अपने को डिजीज, अगेंस्ट डिजीज, रोगों के प्रति अपनी सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो ये स्पेशल ध्यान रखना है इसमें। तो दूसरा, विटामिन की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, अपने को ज्यादा नहीं है, अल्प मात्रा में चाहिए, लेकिन कंपलसरी होते हैं, लेना जरूरी है। यदि विटामिन बिल्कुल कम मात्रा में भी नहीं लेंगे अपने तो अनेक प्रकार के अभाव रोग हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे चर्चा करें इसके अंदर अपने विटामिन को अलग अलग लेंगे अपने। और जैसे ये जो स्लाइड बनाई हुई है अपने, इस स्लाइड के अंदर ये दिखा रखा है आपको। अब ये जैसे देखो आप, वाटरमेलन दिखा रखा है, तरबूज, और जितने भी टाइप के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में विटामिन ज्यादा होते हैं। ये जैसे टमाटर को दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे जैसे कीवी है और सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इनमें विटामिन सी होते हैं। तो मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं, फल वगैरह है, वो विटामिन के अधिकतर रिसोर्स होते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी है, वो भी विटामिन के मुख्य स्रोत होती है। और इसके अलावा फिर अपने एक एक विटामिन को लेके चलेंगे आगे की तरफ। विटामिन ए है जैसे, तो विटामिन ए के बारे में समझो आप। तो विटामिन ए का जो संबंध है वो किसके साथ है, विटामिन ए का संबंध आंखों के साथ है। इस प्रकार से जो अपनी आंखें हैं, ये आंख की संरचना होती है अपनी, ये आंख में लेंस होता है और यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। सबसे पहले विटामिन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी विटामिन है उस विटामिन का अपने शरीर में किस अंग के साथ संबंध है वो देखना है। जैसे विटामिन ए का संबंध आंखों की रेटिना के साथ है, आंखों की रेटिना के साथ है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, रेटिनोल। रेटिना, रेटिनोल, रटना ही नहीं पड़ा, इसके अंदर सीधा याद हो गया। इस तरह से याद करना है आपको, रटना नहीं है। रेटिना से रेटिनोल, आंखों के साथ है। और जैसे इस विटामिन ए की कमी होगी आंखों पे फर्क पड़ेगा। आंखों पे क्या फर्क पड़ेगा कि अपने को विशेष रूप से जैसे देखें, रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, एकदम ब्लैक दिखेगा। इस इमेज में देखो आप, ये जैसे ये आंख है, इस आंख को शो कर रखा है इसके अंदर, ये आंख जो शो कर रखी है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, यहां पे बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, विटामिन ए की कमी से दिखेगा नहीं। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाएगी।
इसके अलावा एक और भी है इसके अंदर, विटामिन ए के अलावा एक रोग और भी पूछ लेते हैं। अब अपनी जो आंखें होती है, आंखों के अंदर, जैसे ये आंखें ली अपनों ने, आंखों के अंदर पास में यहां पर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों को कहा जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्रंथियां। और ये लैक्राइमल ग्रंथियां आंखों के अंदर आंसू बनाती है। आंसू बनाने के कारण अपनी आंखें नम रहती है। आंखों में नमी कब आती है, अपने आंखें नम हो जाती है कब आती है? तो कई तो लोग कहते हैं कि सर जब दुख होता है या बहुत ज्यादा खुशी होती है उस समय आंखों में क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है, आंखों में नमी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। आंखें नम सूखेगी नहीं, अपने नम रहती है। और नम बनाने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? लैक्राइमल ग्रंथि करती है। और लैक्राइमल ग्रंथि क्या बनाती है? आंखों में आंसू बनाती है, इसलिए इसको टीयर ग्लैंड भी बोल देते हैं। और आंखों में आंसू बनेंगे तो अपनी आंख के अंदर से नम रहती है। लेकिन विटामिन ए के द्वारा बनते हैं आंसू। विटामिन ए की कमी हुई, ऐसी कंडीशन में जो ये लैक्राइमल ग्रंथि है ये आंसू नहीं बनाएगी, और आंख के अंदर से आंसू नहीं बनेंगे तो सूखने लग जाएगी। और इस सूखने की स्थिति को कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। जीरो शब्द का मतलब होता है ड्राइनेस, ड्राइनेस। जैसे राजस्थान की वनस्पति है ना जीरोफाइट, तो साइंस में जीरो का मतलब होता है ड्राइनेस, शुष्कपन। और ऑप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया किसको बोलते हैं? आंखों को बोलते हैं। इस प्रकार से आंखों में क्या हो जाएगा? शुष्कपन हो जाएगा, आंखें बिल्कुल सूख जाएगी। तो ये दो रोग ध्यान रखने हैं आपको, एक तो रतौंधी और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी के बारे में सबको पता है, अधिकांश स्टूडेंट बता देते हैं कि सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन ये नाम पता नहीं है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर देता हूं मैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लो आप। तो विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होगा? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के लक्षण क्या होते हैं? आंखों में शुष्कपन आ जाएगा, आंखें सूखने लग जाएगी। और यदि लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहे तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, ब्लाइंड हो जाएगा इस प्रकार से। इसलिए लंबे समय तक विटामिन ए की कमी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से इसको पक्का कर लो अच्छी तरह से। मेरी क्लास में मैं बीच बीच में रिकॉल करता रहूंगा, रिवीजन कराता रहूंगा, ताकि आपको क्लास में पक्का याद हो जाए। तो आंखों में आंसू कौन सी ग्रंथि बनाती है? लैक्राइमल ग्रंथि। और विटामिन ए की कमी से एक और कौन सा रोग है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के लक्षण क्या आते हैं? आंखों में शुष्कपन हो जाता है, ड्राइनेस आ जाएगी, आंखें शुष्क हो जाती है। तो ये चीजें इसके अंदर आप देखो, ये जो लिया अपनों ने जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी, दो रोग है। विटामिन ए और वैज्ञानिक नाम इसका है रेटिनोल, इज रिलेटेड टू द रेटिना। रेटिना के साथ संबंध होता है इसका, आईज के अंदर। एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया की समस्या हो जाएगी। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया की समस्या हो जाती है। और ये इमेज दिखाई रखी है आपको। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो जीरोप्थेल्मिया ध्यान रखोगे और एक नाइट ब्लाइंडनेस ध्यान रखोगे। और वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? रेटिनोल, रेटिनोल हो जाएगा। फिर आगे चर्चा करें अपने विटामिन ए के अंदर, इस नेक्स्ट स्लाइड को लें अपने। अब ये देखो दो इमेज दिखा रखी है आपको, दो इमेज है। एक इमेज में तो जो ट्रैफिक दिख रहा है अपने को इस तरह से दिख रहा है, रेड कलर दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, सब दिखेगा। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस की यदि दिक्कत है किसी को, विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो उसको सारा काला काला दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। ये देखो ऐसा ट्रैफिक दिखेगा उसको। तो दो ट्रैफिक की इमेज के द्वारा इस चीज को दिखाया गया। तो ये जो चीज है ये जीरोप्थेल्मिया की है, जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन है, ये जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन है। इसमें देखो आप बिल्कुल, ये जो है ये डायग्राम देखो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है,
तो नाइट ब्लाइंडनेस, और ये नॉर्मल विजन है, इसमें कलर दिखाई देता है इसको। तो ये इमेज के द्वारा अपन ने देखा इसको। और फिर नेक्स्ट देखें अपने इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है कि विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो गाजर होता है, गाजर में खूब होता है। तभी जैसे जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि गाजर का जूस पियो, गाजर के जूस में चुकंदर डालकर अधिक से अधिक लो, और इससे बहुत फायदा मिलेगा आंखों को, अपने हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ जाता है चुकंदर से। तो गर्मियों के अंदर गाजर का जूस, सर्दियों में गाजर आता है, तो उसको गाजर को अपने बिल्कुल बारीक करके या सीधा भी खा सकते हैं। तो गाजर में ऐसा क्या होता है, तो गाजर में एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को कहते हैं बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जो पिगमेंट होता है वो विटामिन ए का निर्माण करता है। तो गाजर प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा जो पीले फल है, पपीता है, आम है, इनके अंदर भी होता है विटामिन ए, पीले फलों के अंदर। तो ये दो स्पेशली अपने को ध्यान रखने हैं। विटामिन ए के जो रिच सोर्स है, विटामिन ए के रिच सोर्स में गाजर, गाजर का पार्ट लेंगे एक तो अपने, और दूसरा पपीता, आम और पीले फल जितने भी होंगे। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि आजकल डिजिटल दुनिया आ चुकी है, हर व्यक्ति मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आंखों पे फर्क ज्यादा पड़ता है, आंखें कमजोर होती जा रही है। और दूसरा विटामिन ए की कमी ज्यादा आ रही है लोगों के अंदर, और विटामिन ए की पूर्ति कर नहीं सकते कि सारा पूरा 12 महीने तो गाजर मिलेगी नहीं अपने को। पीले फल भी बहुत कम खाते हैं कि लोग, गरीब लोग नहीं खा सकते। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग चावल खाते हैं गेहूं की तुलना में। तो गाजर के अंदर एक विशेष प्रकार का जीन होता है, वो जीन बीटा कैरोटीन से संबंधित होता है, या कह सकते हैं विटामिन ए का निर्माण करता है। कोई भी लक्षण है, चाहे पौधा है या जंतु है, उस लक्षण से संबंधित जीन होता है। तो गाजर के अंदर वो जो स्पेशल जीन है, उस जीन को निकाल लिया कोशिका से। और एक तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, काट छांट करते हैं, गाजर की कोशिका से कटिंग करके जीन को निकाल लिया और चावल की कोशिका में जोड़ दिया। इस प्रकार की तकनीक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन की हेराफेरी। तो इस तरह से बीटा कैरोटीन का जो जीन है गाजर के अंदर, उस जीन को चावल की कोशिका के अंदर डाल दिया गया। तो ऐसा जो चावल है उसमें गाजर का विटामिन ए से संबंधित जीन आ गया, तो वो चावल विटामिन ए बनाने लग जाएगा। और पूरी दुनिया में चावल ज्यादा खाते हैं लोग, तो चावल खाएंगे और ऐसे चावल खाएंगे। इस चावल को नाम क्या दिया गया, गोल्डन राइस। तो ये जो चावल है गोल्डन राइस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं मैं। तो गोल्डन राइस जो है वो कौन से विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। गोल्डन राइस इज ए सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो बताना आपको विटामिन ए का सोर्स होता है। और दूसरा गोल्डन राइस है, उसको बनाया कैसे गया, तो उसको बनाया कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, द जीन फॉर विटामिन ए हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गोल्डन राइस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहां पे एक तो इस स्लाइड में अपने को याद रखना है कि गाजर है, पपीता है, आम है, पीले फल है, ये मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरा गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए का स्रोत है। गोल्डन राइस को बनाया कौन सी तकनीक से, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें अपने दूसरा, इस इमेज के अंदर आप देखो, आप इस इमेज को भी चलो क्लियर कर लेते हैं अपने अपने, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये विटामिन ए की सोर्स दिखाए गए हैं, देखो ये देखो गाजर दिखा रखी है, गाजर प्रमुख स्रोत है विटामिन ए की। गाजर के अंदर इसको राउंड कर दिया मैंने। कुछ पीले फल है, जैसे ये कटिंग की हुई है पीले फलों की,
ग्रीन फूड में भी होता है, ऐसा नहीं है विटामिन ए बिल्कुल नहीं होगा। अपने जो सलाद लेते हैं, खीरे का जैसे सलाद है बहुत बेस्ट माना जाता है, उससे अपने को विटामिन खूब मिलते हैं। तो यहाँ खीरा दिखा रखा है, देखो आप, टमाटर भी दिखा रखा है, पालक है, धनिया है, मेथी है, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जी हैं। तो बैलेंस डाइट अपने लेते हैं, उसमें क्या लेना चाहिए अपने को, जैसे गेहूं चावल ले लिया अपनों ने, कोई भी गेहूं या चावल में से कुछ एक, दालें ले सकते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां ले सकते हैं, साथ में सलाद ज्यादा खाना चाहिए अपने को। तो इन हरे पत्तेदार सब्जियों से, सलाद से अपने को विटामिन ज्यादा मिलती है। तो ये इस स्लाइड पे क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो एक सिंगल विटामिन नहीं है, वो लगभग 10 से 12 विटामिन का समूह होता है। तो 10 से 12 विटामिन का समूह होने के कारण इस विटामिन बी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटर होता है ना, अनेक दुकानों का एक समूह होता है, कॉम्प्लेक्स हाउस होता है, इसी तरह से लगभग 10-12 विटामिन का ग्रुप है, इसलिए इसको कह दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे ध्यान रखना है कंसेप्ट, यदि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग विटामिन लेंगे अपने, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरह से लेंगे। यदि आपको कोई नंबरिंग नहीं दे एग्जाम के अंदर, B1, B2 कुछ नहीं दे, सीधा दे दिया विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर आप कर दोगे बेरी रोग होता है, स्किन से संबंधित होता है। अलग अलग विटामिनों का पूछ ले तो इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है, पहले तो अपने को संबंध पता होना चाहिए। तो जो विटामिन बी होता है, इसमें B1, B2, B3 और B5, इन विटामिनों का संबंध जो है वो त्वचा के साथ है, स्किन के साथ है। B1, B2, B3 और B5, B4 याद नहीं करना। तो ये जो 4 विटामिन है, इन चारों विटामिन का संबंध त्वचा के साथ है। तो बताया था ना पहले अपने को विटामिन का संबंध लेना है कि कौन से अंग के साथ है, फिर इसको लर्न करेंगे अपने। तो यदि इन विटामिनों की कमी होती है तो त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाएगा, चकत्ते बन जाएंगे, इस प्रकार से छाले से बन जाएंगे, मुंह के अंदर होठों के किनारे फट जाएंगे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो त्वचा से संबंधित है। और दूसरे आगे के जो विटामिन है, विटामिन B6 है, B7, B9 और B12, ये जो 4 विटामिन है ये आयरन का अवशोषण कराते हैं, Fe या आयरन का अवशोषण कराएंगे। जैसे अपना ब्लड बनता है, खून बनता है, खून के लिए अपने जैसे कहते हैं इसमें खून इतना पॉइंट है, ब्लड इतना पॉइंट है, तो हीमोग्लोबिन से पैरामीटर से टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन किसी व्यक्ति का ज्यादा है तो उसका खून क्या है, उतना ही बेस्ट है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम से कम 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, और 12 से यदि कम है हीमोग्लोबिन तो वो सही नहीं माना जाता एक प्रकार से। तो हीम और ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है आयरन, यानी खून को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। और ये जो विटामिन है, अब बाहर से अपने आयरन लेते रहते हैं तो ये आयरन अपने आंतों में जा रहा है, यदि ये विटामिन नहीं ले रहे अपने, इनकी कमी है, तो आयरन अवशोषित नहीं होगा, अंदर आंतों में अवशोषित ही नहीं होगा, अपने मल के साथ, टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा। टॉयलेट के साथ बाहर निकल गया, आयरन अपने बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। जब उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ, अवशोषण ही नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी आ गई, आयरन की कमी आ गई। तो ये विटामिन आयरन का अवशोषण कराते हैं, तो इनकी कमी होगी तो आयरन का अवशोषण नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के अंदर खून की कमी आ जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं एनीमिया। तो इनकी कमी से एनीमिया होता है। तभी आयरन की जो दवाइयां आती है, लेडीज लोगों को स्पेशल ज्यादा चाहिए कि उनके अंदर हर महीने मासिक चक्र चलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो शरीर में खून की कमी आ सकती है।
तो वो आयरन की टेबलेट्स है या आयरन की पीने की दवाइयां लेती है, तो उनके साथ में इन विटामिनों को जरूर रखा जाता है, ये विटामिन जरूर रखते हैं। अब अपनों ने इसको क्लासिफाई कर लिया, बी कॉम्प्लेक्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया। एक ग्रुप तो ये लिया अपनों ने B1, B2, B3, B5, इनका संबंध अपनों ने त्वचा से ले लिया, ये ध्यान रखना आपको। तो त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम होगी। और ये जो विटामिन है इनका संबंध किससे ले लिया? आयरन से ले लिया। तो आयरन से संबंधित क्या हो जाएगी? समस्याएं आ जाएगी, आयरन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अब अपने जैसे चर्चा करें, एक एक पॉइंट्स को लेके चलें अपने, ये जैसे दिखा रखा है इसको अपने रिकॉल कर लेते हैं अच्छी तरह से। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, उस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो एक तो ये विटामिन दे रखे हैं, देखो आप, B1, B2, B3, B5, चार तो ये हो गए, फिर B6, B7, B9 और B12। और स्टार्टिंग वाले जो चार विटामिन है, इन विटामिनों का संबंध त्वचा के साथ है, त्वचा को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं एक प्रकार से। और बाकी ये जो पीछे वाले विटामिन है B6, B7, B9, B12, इनका संबंध आयरन के साथ है, आयरन का अवशोषण कराते हैं, आयरन को अब्जॉर्ब कराएंगे। और इनकी जैसे ही कमी आएगी, इनकी कमी आ जाएगी तो स्किन डिजीज हो जाएगी। डिजीज कौन सी होगी? डेफिशिएंसी डिजीज होगी, स्किन से रिलेटेड, ऊपर वालों से। और दूसरे वाले जो है, इनको अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, उनकी यदि कमी होती है तो आयरन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में एग्जाम्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। एक तरफ विटामिन का नाम दे देंगे, B1, B2, B3, B5, दूसरी तरफ उनका वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे, B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, B2 का क्या है, या इनको मिलान करो, मैचिंग का क्वेश्चन आता है, इनको मिलान करने का क्वेश्चन आता है। तो वो मिलान कैसे करेंगे अपने? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो B1 होता है, उस B1 विटामिन के अंदर उसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन, थायमीन है विटामिन B1, थायमीन। और यदि कमी हो जाएगी तो कमी होने पे रोग हो जाता है बेरी बेरी, त्वचा पे चकत्ते से बन जाएंगे, स्किन बिल्कुल ड्राइनेस हो जाएगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो कमी से कौन सा रोग हो रहा है? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और दूसरा, इसके अंदर बेरी बेरी रोग के अंदर व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरी भी अनुभव होती है, फिजिकली मेंटली वीकनेस आती है, नींद कम आती है, इस प्रकार का रोग भी होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछे, मान लो आपसे घुमा के क्वेश्चन दे दिया। आजकल साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि आपका कंसेप्ट चेक करेंगे, वो चेक कर लेंगे कि व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरह से समझा हुआ है कि नहीं समझा हुआ, रटा तो नहीं है कि अब इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दे दिया। मान लो कोई एक रोगी है, उस रोगी को शारीरिक और मानसिक कमजोरी रहती है, उसको नींद ढंग से नहीं आती है और उसकी त्वचा पे चकत्ते बने हुए हैं, उसका कौन सा रोग है? कौन सा रोग है? तो रोग कौन सा बताओगे आप? बेरी बेरी रोग है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बेरी बेरी रोग होगा। और दूसरा B2 विटामिन, अच्छा इसमें फिजिकली वीकनेस रहेगी, लेस स्लीप, नींद कम आएगी, और स्किन के ऊपर रेसेस से बन जाएंगे, ऐसे चकत्ते से बन जाएंगे, रेसेस बन जाते हैं ये। और B2 विटामिन जो होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं एक तो, और होठों के किनारे फटने लग जाते हैं, होठों के किनारे फटेंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, इसके अंदर यदि ऐसी समस्या लंबे समय तक रहती है तो पूरा गला है अंदर से इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने देखो कई बार देखा होगा, जब अपने को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आती है तो बिकासुल कैप्सूल खाते हैं अपने, और बिकासुल कैप्सूल पे क्या लिखा होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये विटामिन B2 होता है उसके अंदर मेनली, और B2 का मतलब कौन सा है? राइबोफ्लेविन। और कमी से रोग कौन सा होगा? किलोसिस। और किलोसिस के अंदर दिक्कत क्या आती है? होठों के किनारे फट जाएंगे, मुंह में छाले से बन जाएंगे, इस प्रकार की दिक्कत होती है।
इसको रिकॉल करें अपने, B2 कौन सा विटामिन है? राइबोफ्लेविन। ये वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह से याद करने हैं आपको। और लक्षण क्या होंगे इसके अंदर? मुंह में छाले बन जाएंगे, होठों के किनारे फटने लग जाते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो इस स्लाइड पे अपने को एक तो ये दो वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह जाना करो, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो। B1 का तो थायमीन और B2 का है राइबोफ्लेविन, थायमीन और राइबोफ्लेविन। और कमी से रोग कौन सा हो रहा है? बेरी डिजीज। और बेरी डिजीज में लक्षण क्या आते हैं? उसमें त्वचा पे चकत्ते बनेंगे, शारीरिक और मानसिक कमजोरी रहेगी और व्यक्ति को नींद बिल्कुल ही कम आती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और B2 जो विटामिन है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में प्रॉब्लम क्या होगी? उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर मुंह के अंदर छाले बन जाएंगे, होठों के किनारे फट जाएंगे। ये इमेज दिखा रखी है, देखो आप इस इमेज को ध्यान से देखो, ये होठों के ऊपर देखो छाले बन रहे हैं ऐसे। और पैर की स्किन भी खराब हो जाती है, पैरों की स्किन है ये भी रेशे से बन जाएंगे, स्किन रिलेटेड डिजीज है, त्वचा का रोग है। और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको किलोसिस कहते हैं। होठों के किनारे फटना और मुंह में छाले बन जाना, इस प्रकार की जो डिजीज है उस डिजीज को कहते हैं किलोसिस। किलोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, किलोसिस डिजीज हो जाएगी। तो इसमें एक चीज ये नोट कर लेना आप लोग, ये यहां पे मैं ऐड करा देता हूं, इसमें ये यहां पे एक मिस हो गया तो इसमें नोट कर देता हूं मैं। राइबोफ्लेविन की कमी से यदि डायरेक्ट पूछ लिया जाए रोग का नाम बताओ, राइबोफ्लेविन की कमी से रोग कौन सा होगा, तो ये रोग याद रखना है आपको। इस रोग का नाम है किलोसिस। ये एक्स्ट्रा ऐड करा दिया मैंने आपको। और इनको आप पीडीएफ को अंडरलाइन कर लेना और इनको सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना। तो किलोसिस रोग याद रखोगे। जैसे B1 की कमी से बेरी है और B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अपने, अगला जो विटामिन है B3। B3 विटामिन को कहते हैं नियासिन। नियासिन की कमी से प्रॉब्लम क्या होती है? एक रोग हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा का मतलब 4D, 4D से संबंधित है। पहले D का मतलब है डर्मेटाइटिस, डर्मिस कहते हैं त्वचा को। आइटिस का मतलब संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, त्वचा में संक्रमण हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो गया। दूसरा डायरिया, डायरिया का मतलब लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं। दस्त लग जाएंगे तो शरीर में पानी की कमी आएगी, पानी की शरीर में कमी आती है तो अपना दिमाग वाला भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। व्यक्ति को नींद आना बिल्कुल ही कम हो जाएगी, व्यक्ति अकेला ही बोलने लग जाता है, बाद में रास्ते में जा रहा है अकेला ही बोलता जा रहा है। ऐसे कई बार देखा आपने कि कोई व्यक्ति है रास्ते पे जा रहा है अकेला ही बोलता जा रहा है, किसी से अपने आप से बात करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं डेमेंशिया, पागलपन हो गया एक तरह से ये। और ये लंबे समय तक यदि प्रॉब्लम रहेगी तो लास्ट D का मतलब है डेथ। 4D ध्यान रखने। फर्स्ट D डर्मेटाइटिस, त्वचा में इंफेक्शन। दूसरा D डायरिया, लूज मोशन, दस्त लग जाएंगे। तीसरा D डेमेंशिया, पागलपन। और फोर्थ D डेथ। सॉरी। सॉरी। तो ये देखें अपने नियासिन। नियासिन की जो कमी होगी, थोड़ा टेम्परेचर सही कर देता हूं। अब इसको अपने देखें, नियासिन की कमी से 4D डिजीज होता है, पेलाग्रा।
और पेलाग्रा को अपनों ने नाम दिया 4D। फर्स्ट डी का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस त्वचा में संक्रमण, डेमेंशिया पागलपन और डेथ। इसीलिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, जैसे किसी को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो मल्टीविटामिन साथ में बहुत ज्यादा देते हैं, कि मल्टीविटामिन में विशेष रूप से जो बी कॉम्प्लेक्स है ये रोगों से सुरक्षा करेगा अपना, इसलिए मल्टीविटामिन दिया जाता है। तो यदि इसकी कमी हो जाए, नियासिन की कमी हो जाए तो पेलाग्रा रोग हो गया। और पेलाग्रा रोग में क्या होगा? डर्मेटाइटिस, स्किन में इंफेक्शन, डायरिया यानी लूज मोशन, डेमेंशिया पागलपन, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद बिल्कुल ही कम आएगी, अकेला ही बोलता रहता है, और डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं 4D डिजीज। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में B5 जो आएगा, साइंस के अंदर आपको एक टर्म याद रखनी है, पेंटा। 5 शब्द के लिए पेंटा आता है, जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेन ऐसे बोलते हैं। तो पेंटा से याद रखना है, तो नाम याद हो जाएगा इसका। देखो, पेंटाथेनिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, पेंटाथेनिक एसिड। दूसरा अपने काम करेंगे, इस स्लाइड पे या कोई भी स्लाइड में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, उनको मैं लास्ट में रिकॉल करा दिया करूंगा आपको, ताकि पक्के हो जाएंगे आपको। तो पेंटाथेनिक एसिड। अब इसमें इसकी कमी से कोई रोग का नाम नहीं है स्पेशल, जैसे B1 का तो था बेरी, B2 का किलोसिस, B3 का पेलाग्रा, ऐसे B5 का स्पेशल नाम नहीं है। त्वचा संबंधित रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाएगी, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, स्किन रिलेटेड डिजीज। अब इस स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उनको देखें अपने। एक तो B3 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ B3? नियासिन। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा डिजीज हो जाएगी। और पेलाग्रा को क्या कहते हैं अपने? 4D का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ। B5 का वैज्ञानिक नाम, 5 मतलब पेंटाथेनिक एसिड। और रोग कौन सा होगा? स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपने। B6, B7, B9 और B12, इनका जो संबंध अपनों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपने, आयरन के साथ है। आयरन को ऑब्जॉर्व कराएंगे और इनका अलग अलग वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखेंगे। B6 है वो होता है पायरेडोक्सिन, B7 बायोटीन, पायरेडोक्सिन बायोटीन, B9 फोलिक एसिड। तो ये जो 3 विटामिन है, B6, B7 और B9। B6 पायरेडोक्सिन, टेक्निक से पैर से याद कर लो, पायरेडोक्सिन पैर आसद। B7 बायोटीन, बायो शब्द आ रहा है। आपको ये जो टिपिकल से शब्द होते हैं याद नहीं होते हैं, मान लो ये प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट के साथ में, बहुत से स्टूडेंट कि सर ये बहुत ही अटपटे नाम में याद ही नहीं होते, कैसे याद करें इनको? तो आपको एक मैं तरीका बताता हूं, इनको किसी इमेज से याद कर लिया करो। आप इमेज बना लो कोई, जैसे पायरेडोक्सिन में पैर आ रहा है तो हल्का सा आपको जैसे पैर से संबंधित है लगा, 4 ऑप्शन होंगे तो अपने आप कर दोगे। B7 में बायोटीन है तो बायोलॉजी शब्द आ रहा है, उसमें बायो शब्द आ रहा है, तो बायो से आपको तो कोई ना कोई हिंट बना लिया, कोई इमेज से एसोसिएट कर लिया करो उसको। इमेज से एसोसिएट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। B9 तो बहुत रेयर है, फोलिक एसिड,
जितनी भी आयरन की दवाइयां आती है उनमें लिखा होता है, कभी ध्यान से देखना, आयरन की टेबलेट या पीने की जो दवाइयां लेडीज लेती है उसमें लिखा मिलता है आयरन विद फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड कौन सा होता है? B9 होता है। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो अपने जो आयरन लेंगे वो आयरन अवशोषित नहीं होगा और टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएगा, तो शरीर में खून की कमी आ जाती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया की दिक्कत होगी। और एनीमिया में लक्षण क्या आएंगे? उस व्यक्ति के जो नाखून है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे और आंखों का जो रंग है वो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया, खून कम हो गया। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। और B12 जो विटामिन है, B12, B12 के अंदर होता है कोबाल्ट तत्व, कोबाल्ट एलिमेंट होता है, तो उसका नाम होता है साइनोकोबालमीन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो आंसर क्या करोगे आप? साइनोकोबालमीन। और इनकी कमी होगी, B12 की यदि कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाएगा। इसलिए इसके इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं साइनोकोबालमिन के। आयरन को ऑब्जर्व कराते हैं, तो उसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत डाउन हो गया, बहुत ही कम हो गया, ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है परनीसियस एनीमिया। और मुख्य स्रोत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रटना नहीं है आपको, जैसे अपनों ने विटामिन ए के लिए थे गाजर, पीले फल, इस तरह से लिए थे पपीता वगैरह। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे है धनिया है, पालक, पालक सबसे बेस्ट है। पालक को नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसमें आयरन भी होता है और ये जो आयरन को अवशोषित करने वाले विटामिन वो भी उपलब्ध रहते हैं। प्रकृति खूब सपोर्ट करती है अपने को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, नेचर का पूरा फॉलो करना चाहिए, प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी। तो प्रकृति ने अपने को दे दिया, पालक के अंदर आयरन भी है और ये विटामिन भी है, तो आयरन भी आ जाएंगे, विटामिन भी आ जाएंगे। तो आयरन से, पालक से खूब मिलता है अपने को ये विटामिन। हरी पत्तेदार सब्जियों में और भी धनिया है, मेथी है, इनके अंदर खूब मिलता है ये विटामिन। और दूसरा, अब इनको अपने साइंटिफिक नॉर्म के अकॉर्डिंग चलें क्वेश्चन बना के, तो ये अभी चर्चा की थी अपनों ने, पायरेडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरेडॉक्सिन, इसको पैर से याद कर लो एक प्रकार से। और B7 बायोटीन, बायो से याद हो जाएगा बायोटीन। B9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। और इनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया डिजीज हो जाएगा, एनीमिया डिजीज, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। तो इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल करें। B6 का वैज्ञानिक नाम पायरेडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड। और इनकी कमी से क्या होगा? एनीमिया डिजीज हो जाएगी, एनीमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपने, ये B12 को अलग से बताया गया है। तो B जो 12 है, इस B12 के अंदर एक तो एलिमेंट है, B12 के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? कोबाल्ट तत्व होता है। कोबाल्ट तत्व होने के कारण इसका नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। कोबाल्ट आ रहा है इसके अंदर, देखो ये कोबाल्ट, साइनोकोबालमीन। और इसकी कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए? तो जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ऐसे इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड भरा हुआ है और
और ये ब्लड लगभग कितना है, 100 ml है। तो 100 ml ब्लड के अंदर अपना हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लर्न कर लो आप। एक तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, 12 से 16 ग्राम। और साइनोकोबाल्मिन की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। तो ये B12 को दिखाया गया, B12 कोबाल्ट से संबंधित है ये। फिर आगे चर्चा करें अपने, नेक्स्ट स्लाइड को लें, विटामिन सी। विटामिन सी है तो इसका बेसिक कंसेप्ट लर्न करोगे आप विटामिन सी का। तो विटामिन जो सी है, एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका अपने कौन से अंग के साथ संबंध है। तो इसका अपने मसूड़ों के साथ संबंध होता है। अपने जो मसूड़े मजबूत बनते हैं उनको मजबूत बनाने का काम विटामिन सी करता है। और विटामिन सी की यदि कमी हो जाएगी तो मसूड़े कमजोर हो जाएंगे और मसूड़ों से ब्लड निकलने लग जाता है बाहर। हल्का सा दांतों को मसूड़ों को दबाएंगे, खून निकलेगा इस प्रकार से, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से हो रहा है। एक रोग और भी होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलता रहता है, उसको पायरिया कहते हैं। वो पायरिया अलग है। पायरिया वो एक एंट अमीबा जिंजीवेलिस की कमी से होता है। वो तो क्या था, प्रोटोजोआ की कमी, प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका इन्फेक्शन होने के कारण होता है। तो पायरिया अलग रोग है। पायरिया में तो मुंह में बदबू भी आती रहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, स्कर्वी रोग में शरीर मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मसूड़े कमजोर हो गए। और किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इन वर्डों को बोला करो आप। जैसे क्लास के अंदर कोई टीचर किन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो सबसे अधिक कौन पढ़ता है, सबसे अधिक टीचर ही पढ़ता है। यदि आप कोई चीज को बोल देते हो बिना देखे तो आपको याद हो जाएगा। तो इन वर्डों को बोला करो बार बार। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, स्कर्वी रोग। वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। मसूड़ों को मजबूत बनाता है। जितने भी प्रकार के सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल, आंवला है, नींबू, संतरा, मौसमी, इनके अंदर सब में मिलता है। और ये विटामिन सी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है अपने को। इसीलिए आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनके आसपास में आपको मौसमी का जूस जरूर मिल जाएगा। जो मौसमी का जूस होता है उसमें विटामिन सी होता है, वो रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा अपना। जैसे कोरोना के टाइम में देखो विटामिन सी लिया था लोगों ने, बहुत विटामिन सी की टैबलेट भी लेते थे इस प्रकार से। और दूसरा, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बड़े बड़े घाव बन गए उसके, तो घावों को भरने में भी सहायता करता है विटामिन सी। वुंड हीलिंग का काम करेगा, घाव भरने में सहायता कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट होता है। तो इसीलिए खट्टी चीजों को गर्म नहीं करते हैं अपने से। नींबू का पानी है उसको अपने गर्म करके थोड़ी पिएंगे, उसका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा फिर तो। इस तरह से विटामिन सी मुख्य स्रोत होता है उसका नींबू के पानी के अंदर। और गर्मियों के अंदर अपने को ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है ये ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, इनसे एसिडिटी होती है शरीर के अंदर। अपने को नेचुरल चीजें लेनी चाहिए, नींबू का पानी है, कैरी का पानी है, छाछ है, इस तरह से चीजें लो आप, तो ये पूर्ति कर देती है अपने। और दूसरा, विटामिन सी का शरीर में संग्रह नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता विटामिन सी। तो पसीने के साथ में अधिक निकलता रहता है, ये मूत्र के साथ निकलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में शरीर में क्या आ सकती है, विटामिन सी की कमी आ सकती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है अपने को, तो गर्मियों में विटामिन सी की कमी आने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए गर्मियों के अंदर अपनी खट्टी चीजें ज्यादा लेते हैं, अपने अंगूर है
इसके अलावा नींबू का पानी है, स्कंजी वगैरह बना के पीते हैं, कैरी का पानी है, ये गर्मियों में ज़्यादा यूज करते हैं अपने, इसका कारण यही होता है। अब इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं अपने। एक तो सबसे पहले विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। स्कर्वी रोग किसको प्रभावित कर रहा है? मसूड़ों को प्रभावित कर रहा है, गम्स को। मुख्य स्रोत इनके कौन कौन से हैं? आंवला, नींबू, मौसमी आदि जितने भी सिट्रस फ्रूट है वो इसके प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा, ये विटामिन सी है, ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है अपनी उसको बढ़ाएगा ये। और ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये मसूड़ों से देखो खून निकल रहा है ऐसे, ये ब्लड निकल रहा है ऐसे, इस प्रॉब्लम को क्या नाम दे रखा है? स्कर्वी रोग। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको एक बार और रिकॉल कर लो। देखो पढ़ाई के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है, अपने कोई चीज को पढ़ते हैं तो शुरू के अंदर जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपने, उस समय अपने को टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे उसमें टाइम कम लगता है। बार बार रिवीजन करो, मोर एंड मोर, उससे परफेक्ट हो जाओगे, चीज भूलोगे नहीं आप, एग्जाम में गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इसको रिकॉल करें अपने। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का संबंध किसके साथ है? मसूड़ों के साथ है, गम्स के साथ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। मुख्य स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवले के अलावा नींबू में भी होता है, संतरे में भी होगा, इस प्रकार से खट्टे फलों के अंदर। और विटामिन सी क्या करता है? अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आंवले के बारे में ऐसा क्वेश्चन भी बना हुआ है, इसको भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं एक प्रकार से। तो ये आंवला जो अपनी आंखों के लिए बेस्ट होता है, बालों के लिए होता है ना, आंवले का तेल यूज करते हैं अपने, बालों के लिए भी बेस्ट होता है। आंवले चूसते भी है कई लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, भोजन के पचाने में भी सहायता करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, खूब फायदे हैं इसके, इसलिए आंवले को यूज करना चाहिए अधिक से अधिक, इसलिए इसको भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। मुख्य स्रोत यदि पूछ लिया जाए कौन सा होगा, तो आंसर करेंगे आप आंवला का है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। तो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए अपनों ने, और एक अपनों ने बात की थी कि कौन सा विटामिन, ये जो विटामिन सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, गर्म नहीं करेंगे, गर्म करने पे नष्ट होता है। और इस विटामिन का स्टोरेज नहीं होता, शरीर में संग्रह नहीं होता, मूत्र के साथ, यूरिन के साथ, पसीने के साथ निकलता रहता है। और इसकी आवश्यकता अपने को अधिक कब होगी? गर्मियों के अंदर होती है, समर रीजन के अंदर, समर के टाइम में, गर्मियों में अधिक जरूरत पड़ती है, क्यों? स्वीट पसीना निकलेगा, इस प्रकार से। तो इस स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट होगा? तो विटामिन सी है, गर्म करने पे नष्ट होगा। विटामिन सी का क्या नहीं होता है? स्टोरेज नहीं होता है, संग्रह नहीं होता है। और विटामिन सी की आवश्यकता ज्यादा कब होती है अपने को? समर के अंदर, गर्मियों के टाइम ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपने विटामिन डी। विटामिन डी को सबसे पहले तो अपने देखें इसका संबंध किसके साथ है अपने शरीर में। तो विटामिन डी का संबंध अपने एक तो दांतों के साथ है, हड्डियों के साथ है। तो दांतों को, हड्डियों को, इनको बनाने में, इनके विकास करने में ये सहायता करता है अपने। और विटामिन डी की मात्रा जो है वो हड्डियों के अंदर, दांतों के निर्माण में, विकास में चाहिए। और एक अपने को पता है कि दांतों में, हड्डियों के अंदर जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम, कैल्शियम होता है इसके अंदर, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। हटना नहीं पड़ा आपको, कैल्सीफेरोल कैल्शियम से संबंधित है। और जैसे इस विटामिन की कमी होगी, उस कमी के दौरान क्या होगा?
हड्डियां हैं, वो दांत है, वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएंगे, उनका निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रह जाएगी। बच्चों में हड्डियों का, दांतों का विकास ही नहीं हो पाएगा और उस प्रॉब्लम को कहते हैं रिकेट्स। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे कोई व्यक्ति वयस्क हो चुका है, उसमें हड्डियां तो बन चुकी है, जितनी हाइट उसकी बढ़नी थी बढ़ गई, हड्डियां बन गई। उसके बाद यदि कमी आती है विटामिन डी की वयस्क अवस्था में, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियो का मतलब हड्डी, मेलेसिया का मतलब कमजोर हो जाना, हड्डी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो ये दो रोग ध्यान रखने हैं, बच्चों में तो होगा रिकेट्स और वयस्क अवस्था में कमी से होगा ओस्टियोमेलेसिया। और वैज्ञानिक नाम कैल्शियम से संबंधित है तो कैल्सीफेरोल। दूसरा एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, ये जो विटामिन है, ये अपने कई बार कहते हैं ना कि धूप खा के आते हैं, विटामिन डी लेके आते हैं। कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार कहते हैं धूप में क्यों खड़े होके सर विटामिन डी खा रहे हैं। सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य का प्रकाश अपनी त्वचा में गिरेगा, तो त्वचा के अंदर एक पदार्थ होता है अर्गेस्टेरोल। कौन सा होता है? अर्गेस्टेरोल। वो अर्गेस्टेरोल कैल्सीफेरोल में बदल जाएगा, यानी विटामिन डी में बदल जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश ने त्वचा के अंदर जो उपस्थित है अर्गेस्टेरोल, उसको कैल्सीफेरोल में बदल दिया। तो कैल्सीफेरोल में बदल दिया यानी विटामिन डी में बदल दिया। तो इसका मतलब कौन सा रोग हो गया अपने को? ओस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। तो इसलिए इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। सूरज का प्रकाश है, विटामिन डी को बनाने में सहायता करता है, त्वचा के अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में बदलता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हड्डियां बन रही है, विकसित हो रही है, दांत आ रहे हैं, उनको सर्दियों के समय तो सुबह सुबह की धूप जरूर खिलाना चाहिए उनको। सूरज के प्रकाश से जो उनको विटामिन डी मिलेगा, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, दांत अच्छे आएंगे उनके। अब कई लेडीज तो कहती है कि सूरज का प्रकाश ज्यादा खिलाएंगे तो काला सा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज का प्रकाश उसको जरूर दो अधिक से अधिक, उससे उसकी हड्डियां है, दांत है, अच्छे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसलिए इसको सन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन। दूध के अंदर भी खूब मिलता है, मुख्य स्रोत दूध भी है, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है। तो ये विटामिन डी पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में लें अपने। एक तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। क्या होगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होगा, कैल्सीफेरोल। और इसका संबंध अपने किसके साथ है? डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों के साथ में है। डेफिशिएंसी डिजीज है, वो किसको इफेक्ट करेगी? हड्डियों और दांतों को करेगी। तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स डिजीज हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये इसमें स्लाइड में क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। इसका संबंध किसके साथ है? टीथ और बोन के साथ है। और कमी से रोग बच्चों में कौन सा होगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, रिकेट्स डिजीज हो जाएगा। अभी यहां पे देखो दिखा रखा है, इस डायग्राम में आप देखो, ये मिल्क शो कर रखा है, मिल्क में है, फ्रूट्स में भी होता है। और जैसे ये बोन दिखा रखा है, हड्डी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? बोन दिखाई हुई है, हड्डी दिखा रखी है ऐसे, ये ऐसे हड्डी है। हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले अपने। विटामिन डी की कमी से, ये अभी जो चर्चा की थी अपनों ने, हड्डियां जो है वो दांत है कमजोर हो जाएंगे वयस्क अवस्था के अंदर, और उस प्रॉब्लम को कहते हैं ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया की प्रॉब्लम हो गई, ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियो का मतलब हड्डी और मेलेसिया का मतलब वीक हो जाना, यानी अपने वयस्क अवस्था में अपनी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। अब यदि विटामिन डी की कमी आ रही है तो अपनी हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, बनी हुई हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ओस्टियोमेलेसिया हो जाएगी।
दूध के अंदर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, हड्डियों के अंदर। और दूसरा, दूध जो होता है, एक अपने पहले भी बात की थी कि मिल्क जो है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा विटामिन सारे, अधिकतर विटामिन सी को छोड़ दो, चलो खट्टे फलों में होता है, वो तो दूध में नहीं है। मिनरल्स भी है, कैल्शियम वगैरह है, इसलिए दूध को बोलते हैं कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार कहा जाता है, कंप्लीट डाइट कहा जाता है। तो विटामिन डी है उसको, उसकी मात्रा किस में है? दूध के अंदर भी होती है। इसलिए दूध को क्या कहा जाएगा? पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट दूध को कहा जाता है। तो ये इस स्लाइड पे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वयस्क अवस्था में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसिया रोग हो रहा है। अभी ओस्टियोमेलेसिया की कुछ टैबलेट्स दिखा रखी है, कैल्शियम की टैबलेट लेंगे, कैल्शियम की टैबलेट से भी कैल्शियम मिल जाएगा अपने को, उसको दूर करने के लिए दिखाया गया इसमें। और इसके अलावा चलें अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है ये ओस्टियोमेलेसिया। सूरज की किरणें है वो त्वचा में उपस्थित जो एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को किस में बदलता है? विटामिन डी में बदलता है। ये जो पदार्थ होता है डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, इसको अर्गेस्ट्रोल ज्यादा सही रहेगा, इसको मैं कट कर देता हूं, ये याद नहीं रखें आप, ज्यादा बेस्ट इसमें जो रहेगा वो ये रहेगा अर्गेस्टेरोल। कौन सा होगा? अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल। तो अर्गेस्टेरोल जो है, उस अर्गेस्टेरोल को अभी दिखा रखा है, देखो इसको मैं और अच्छी तरह से पक्का याद करा दूंगा आपको, चिंता मत करो आप। जैसे ये है, सूरज का प्रकाश गिर रहा है अपनी स्किन पे, गिर रहा है, ये सूरज का प्रकाश गिर रहा है स्किन के ऊपर, तो स्किन के अंदर अपने क्या है? अर्गेस्टेरोल। और ये अर्गेस्टेरोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन डी में। इसीलिए विटामिन डी को कौन सा विटामिन कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन है ये, सन विटामिन है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। तो इस स्लाइड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है कि सूरज का प्रकाश है वो त्वचा के अंदर उपस्थित, सूरज का प्रकाश है त्वचा में उपस्थित कौन से पदार्थ को विटामिन डी में बदलता है? तो पदार्थ कौन सा होगा? अर्गेस्टेरोल। ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, अर्गेस्टेरोल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपने विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो आप, क्या होता है। आप अपने डेली लाइफ के अंदर देखते होंगे विटामिन ई है वो कहां पर लिखा होता है अधिकतर? एक तो अनेक प्रकार के जो शैम्पू आते हैं उस पर जरूर लिखा मिलेगा आपको विटामिन ई युक्त। तो शैम्पू में क्यों मिलाते हैं इसको? तो इसका संबंध बालों के साथ है, अपने बालों को झड़ने से रोकता है। दूसरा, अनेक प्रकार की जो ब्यूटी क्रीम आती है स्किन की, उन पे भी लिखा मिलता है विटामिन ई युक्त। तो स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, स्किन में सॉफ्टनेस आ जाएगी, ब्यूटी आ जाएगी, इसलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अनेक प्रकार की जो क्रीम होती है उनके अंदर इस विटामिन को डालते हैं। एक तो बालों के झड़ने को रोकेंगे, एक स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, तो ब्यूटी विटामिन। इसके अलावा एक जो अपने सेक्स हार्मोन होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जैसे पुरुषों में है एस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल हार्मोन, उनको बनाने के लिए भी विटामिन ई की जरूरत पड़ती है अपने को। तो ये विटामिन उनको बनाता है। यदि इनकी कमी होगी तो लैंगिक हार्मोन नहीं बनेंगे। अब लैंगिक हार्मोन नहीं बनेंगे तो लैंगिक कोशिकाएं भी नहीं बन पाएगी, जैसे स्पर्म सेल नहीं बन पाएंगे, शुक्राणु कोशिका नहीं बन पाएगी, फीमेल में अंडाणु कोशिका नहीं बन पाएगी, ओम सेल नहीं बन पाएगी।
तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती, बांझपन आ जाएगा, एक प्रकार से स्टरलिटी की पोजीशन हो जाएगी। तो बांझपन की जो दिक्कत आती है वो किसकी कमी से आ सकती है? विटामिन ई की कमी से आ सकती है। स्रोत क्या होंगे इसके? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी वगैरह इनमें खूब होता है। अंकुरित जो दालें होती है, जैसे मूंग की दाल है, उसको अंकुरित करके खा सकते हैं, चनों को खा सकते हैं, अंकुरित दालों में भी मिलता है ये विटामिन। और वैज्ञानिक नाम इसका याद रख लो, टोकोफेरोल। टेक्निक से याद कर लो, ई से एलिफेंट, एलिफेंट को टोकना नहीं चाहिए, उसमें बहुत पावर होती है, यदि उसको गुस्सा आ गया तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देगा वो, तो टोकना नहीं चाहिए। तो एलिफेंट और टोको ऐसे याद कर लो आप। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। अब इनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देख लेते हैं अपने। सबसे पहले तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है। इसका संबंध किसके साथ है? हेयर फॉल को रोकता है ये, बालों को झड़ने से रोकेगा। और दूसरा, ये स्किन की जो क्रीम होती है उनमें काम में आता है, स्किन क्रीम में काम में आएगा। इस विटामिन को और क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसलिए इसका स्किन को बेहतर बनाने में करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं स्लाइड के ऊपर, तो इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल कर लो। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई? ई से याद कर लो, टोकोफेरोल। संबंध किसके साथ है? एक तो बालों के साथ, हेयर फेल को रोकेगा। दूसरा, इसका कौन सी टाइप की क्रीम में यूज करते हैं? इनको स्किन की क्रीम में यूज करते हैं, स्किन रिलेटेड क्रीम। विटामिन ए का एक प्रसिद्ध नाम क्या होता है? फेमस नाम इसका ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर। और फिर विटामिन ई में अपने देखें, अब ये जो विटामिन ई है इसका संबंध सेक्सुअल हार्मोन के साथ है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के साथ होता है। एक चीज ये ध्यान रखें, सेक्सुअल हार्मोन के साथ है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के साथ है, लैंगिक हार्मोन के साथ है। और स्रोत इसके मेन कौन है? अंकुरित अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से क्या हो सकता है? बांझपन, यानी इनफर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल करो। तो कौन से, एक वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रख लोगे आप, ये पहले आ चुका है अपने, टोकोफेरोल। तो विटामिन ई है, ये किस प्रकार का हार्मोन होता है? तो ये होगा सेक्सुअल हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन से संबंधित है। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? बांझपन की प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, संतान उत्पन्न नहीं हो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो ये लैंगिक हार्मोन से संबंधित विटामिन है अपना, लैंगिक हार्मोन से संबंधित विटामिन अपनों ने इसको लिया। उसके बाद है विटामिन के। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें पहले। विटामिन के का क्या काम करता है? विटामिन के जैसे ही अपने चोट लगती है तो चोट लगने के बाद अपना ब्लड बहेगा, थोड़ी देर तक बहेगा। अब यदि उसको रोके नहीं तो शरीर से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, फिर तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शरीर में अपने एक मैकेनिज्म होती है कि वो ब्लड थोड़ी देर बहेगा और फिर ब्लड का क्लोट बन जाएगा, थक्का सा बन जाएगा। तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन आफ्टर इंजरी, तो वो कौन सा विटामिन करेगा? विटामिन के करेगा। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाता है ये। एक रोगों में आपको पढ़ेंगे वहां पे एक रोग होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है, हेरिडिटी डिजीज। और उस आनुवंशिक रोग के अंदर भी क्या है? चोट लगने के बाद रक्त का थक्का
नहीं बनता। तो वहां कारण तो है जीन, और यहां चर्चा कर रहे हैं विटामिन के। तो विटामिन के की यदि कमी हुई तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनेगा जल्दी से, तो ब्लड बाहर ज्यादा निकल जाएगा अपना, शरीर में खून की कमी आ जाएगी अपनी, तो व्यक्ति के अंदर एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा विटामिन की कमी है, थक्का बिल्कुल ही नहीं बनेगा, तो ब्लड लगातार बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और याद रखने के लिए सिंपल ध्यान रखो, इसका वैज्ञानिक नाम है, उसमें क्वीन आएगा, क्वीन महारानी, नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, तो क्वीन वर्ड से समझ लेना है इसको आप। तो ये विटामिन होता है नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, और कमी से इनके अंदर चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको अपने देखें। तो विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और काम इसका क्या है, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड को क्लोटिंग करना आफ्टर इंजरी, चोट लगने के बाद। और शरीर में यदि इसकी कमी है तो रक्त की कमी आ जाएगी, थक्का नहीं बनेगा। और स्रोत इसकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। वैज्ञानिक नाम इसका देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो होता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, या एक और होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो दोनों में क्वीन शब्द आ रहा है, इस तरह से याद रखना, ये इसके साइंटिफिक नेम हो जाएंगे, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। तो इस स्लाइड पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दूसरा इसमें दिखा भी रखा है, विटामिन के स्रोत दिखा रखे। तो जितने भी ग्रीन टाइप के फ्रूट्स है उनके अंदर है, शिमला मिर्च है, कीवी है, और भी जैसे अनेक प्रकार के ये टाइप की गोभी होती है, उनके अंदर भी हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। तो एक तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा विटामिन के है, क्या करता है, चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनाता है, और इसकी कमी से क्या होगा, शरीर में खून की कमी आ जाएगी। और स्रोत क्या है इसकी, हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसका मुख्य स्रोत रहेगी। उसके बाद में मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, खनिज लवण। तो खनिज लवण में मेन ये ध्यान रखना है आपको, जैसे नमक है, नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक क्या करता है, अपने क्यों खाते हैं नमक, तो कई तो कहते हैं सर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वाद के लिए खाते हैं, ऐसा नहीं है। नमक अपने शरीर में क्या करता है, जैसे ऐसे समझो आप अपने पानी पीते हैं, तो पानी अपने आंतों से ब्लड में चला गया, आंतें अवशोषित कर लेती है पानी को, तो आंतों से ब्लड, अपना जो पानी है वो ब्लड में चला गया, तो ब्लड में पानी रहता है खूब, और ब्लड घूम रहा है लगातार। तो ब्लड जो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, किडनी में फिल्टर होगा, अनावश्यक जो जल है, शरीर को जरूरत नहीं है, उस जल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये नमक क्या करता है, किडनी के अंदर, किडनी में कोशिकाएं होती है नेफ्रॉन, तो किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण कराता है, वाटर अब्जॉर्प्शन कराएगा। जल के अवशोषण कराने का काम कौन करेगा, नमक करेगा। तो जितना नमक ज्यादा खाएंगे जल का अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, शरीर में जल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा बढ़ गई जल की मात्रा, पानी का प्रेशर बढ़ गया, तो व्यक्ति की बीपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तभी आपको पता होगा जिन लोगों का बीपी ज्यादा रहता है उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नमक खाना कम कर दो, जैसे। और दूसरा, नमक बिल्कुल ही कम खाया तो शरीर में पानी का क्या होगा, अवशोषण ही नहीं होगा, बहुत कम अवशोषण होगा, मूत्र के साथ पानी ज्यादा निकलेगा, मूत्र के साथ पानी निकलेगा तो शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, और पानी की कमी आ जाते ही ब्लड में पानी की मात्रा कम हो गई
तो पानी की मात्रा कम होगी, मतलब प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। उल्टियां हो रही है, दस्त लग रहे हैं, तो शरीर में पानी की कमी आती है, तो ऐसी कंडीशन में बीपी लो हो सकता है। तो बीपी को बढ़ाने के लिए अपने क्या करते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस का घोल क्या करता है, उसमें नमक ही होता है मेन, साल्ट, तो वो अपने को क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जल का अवशोषण बढ़ाता है, शरीर में जो पानी की कमी हो जाएगी उसकी पूर्ति करता है। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो नमक जो है सोडियम क्लोराइड, वो अपने शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, एक ओस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब कोशिकाओं के अंदर, उस प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो नमक बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, नमक में मिलाते हैं अपने आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, अपने गले के अंदर यहां ग्रंथि होती है थायराइड, उस थायराइड ग्रंथि में हार्मोन बनता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम आयोडीन करती है। तो आयोडीन की यदि कमी आ जाएगी तो ये गली ग्रंथि फूल जाती है और फूलकर बड़ी हो जाएगी ऐसे। उस प्रॉब्लम को कहते हैं गलगंट या घेंगा रोग, ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा। गलगंट या घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें आयोडीन की कमी होती है, अब ये अधिकतर कमी सामान्य व्यक्तियों में नहीं मिलता। आजकल जितने भी प्रकार का नमक आ रहा है, सभी प्रकार के नमक में आयोडीन मिला हुआ जरूर होता है, और आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम चाहिए अपने को, वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे जो नमक सीधा ही काम में ले रहे हैं, आयोडीन वाला काम में नहीं ले रहे, तो वहां उनके कुछ केस मिलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घेंगा रोग या ग्वाइटर जो डिजीज होती है, जिसमें ग्रंथि फूल जाती है आयोडीन की कमी से, वो रोगी ज्यादा मिलते हैं इस प्रकार से। और इसका उपचार करने के लिए भी क्या करेंगे, आयोडीन के समस्थानिक देंगे अपने। और खनिज लवण कौन से, आयरन है। आयरन का पता ही अपने को, बात कर चुके हैं पहले। Fe जो आयरन होता है वो अपना खून बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और यदि आयरन की कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल अपना डाउन हो जाएगा, एनीमिया की दिक्कत आ जाएगी। एक खनिज लवण होता है कैल्शियम और एक फास्फोरस। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है ये हड्डियों के अंदर होता है एक तरह से, और कैल्शियम और फास्फोरस की यदि कमी आ गई तो हड्डियां छिद्रित हो जाएगी, हड्डियों में छेद बन जाएंगे। हड्डियों के लिए शब्द आता है ओस्टियो, और छिद्रित बनना पोरोसिस। तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओस्टियोपोरोसिस। तो ये मेन खनिज लवण याद रखने आपको, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये खनिज लवण हो जाते हैं। और खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, खनिज लवण अपने को ऊर्जा नहीं प्रदान करते। तो इनको अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट में लेते हैं, मिनरल्स। तो एक तो मिनरल लिया अपने नमक वाला, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक। तो ये नमक क्या करते हैं, किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण कराते हैं, और उससे अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन बने कि ब्लड प्रेशर से संबंधित या किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण कराने से संबंधित कौन सा खनिज लवण होता है। तो दो खनिज लवण होंगे, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड NaCl होते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि नमक ज्यादा खाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है। और यदि उल्टियां हो रही है, दस्त लग रहे हैं, उस कंडीशन में शरीर में पानी की कमी आ जाती है, तो क्या दिया जाता है, ORS का घोल देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का घोल पिलाया जाता है जो पानी की पूर्ति करता है। तो ये क्वेश्चंस फॉर्मेट ध्यान रखना है। यदि नमक अपने ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और शरीर में पानी की कमी होने पर उसकी पूर्ति कराने के लिए कौन सा पदार्थ देते हैं, तो वो दिया जाता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
ORS का घोल दिया जाता है, ये पिलाया जाता है अपने। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो है, उस आयोडीन का फंक्शन है, आयोडीन का संबंध किसके साथ होता है? थायराइड ग्रंथि के साथ होता है। तो थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है। और आयोडीन देखो अपने जैसे मूली के अंदर भी होता है, मूली है, पालक है, इनके अंदर भी होता है, और कुछ सोयाबीन वगैरह इनके अंदर भी होता है। तो इसके सोर्स दिखा रखे हैं अपने। स्वीट कॉर्न है, उसके अंदर भी मिलेगा इस प्रकार से आयोडीन। और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना है। आयोडीन की यदि कमी हो जाएगी, उस प्रॉब्लम को कहते हैं ग्वाइटर डिजीज या घेंगा रोग। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में ले लेते हैं। आयोडीन का संबंध कौन सी ग्रंथि के साथ होता है? थायराइड ग्रंथि के साथ। आयोडीन का संबंध कौन से हार्मोन के साथ होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के साथ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ग्वाइटर या घेंगा डिजीज हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है, ग्वाइटर डिजीज हो सकती है। घेंगा रोग की प्रॉब्लम जो है वो आयोडीन की कमी के साथ होगी। और फिर हड्डियों और दांतों के साथ संबंधित कौन सा खनिज लवण है? वो होंगे कैल्शियम और फास्फोरस। इनका संबंध हड्डियों और दांतों के साथ होता है। यदि कमी हो जाए कैल्शियम और फास्फोरस की, ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम होगी? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस का मतलब उसमें छेद बन जाएंगे, बोन बिल्कुल वीक हो जाएगी। क्वेश्चन फॉर्मेट में लें, कैल्शियम और फास्फोरस जो है इनका संबंध किसके साथ है? हड्डियों और दांतों के साथ। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस डिजीज होगा। और इसके बाद अपने देखें जल। जल के बिना तो कुछ है ही नहीं। जल क्या है? जीवन है अपना। जल के बिना ना तो खाना बना सकते अपने, चपाती भी नहीं बना सकते, आटा गूंदना है तो जल चाहिए अपने को, सब्जी बनानी है तो जल की जरूरत पड़ेगी। भोजन को बनाने का काम करने में, भोजन अपनों ने ग्रहण करेंगे भोजन का पाचन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, फूड को अब्जॉर्व करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, तो भोजन का निर्माण, पाचन, अवशोषण आदि अनेक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो अपने भोजन का और अपने शरीर का लगभग 60 से 70% भाग, 60 to 70% भाग जल होता है। तो जल अपने भोजन का मुख्य अवयव होता है। तो ये स्पेशली ध्यान रखेंगे आप। जल की आवश्यकता जो होती है वो अपने को भोजन के निर्माण के लिए, भोजन के निर्माण के लिए, भोजन के पाचन के लिए और भोजन के अवशोषण के लिए, तीनों चीजों के लिए, निर्माण भोजन का पाचन, डाइजेशन और भोजन का अब्जॉर्प्शन, तीनों के लिए होगा। डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए और फॉर्मेशन के लिए। और जल के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। जल क्या होता है? जीवन होता है। तो ये अपनों ने सेगमेंट पढ़ा, अपनों ने विटामिन्स की चर्चा की, खनिज लवण लिए अपनों ने और जल लिए। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। सफल बिल्कुल होना है, नौकरी लगना है हर हालत में। और जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी तो अनेक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जम के ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत जरूर करना पड़ेगा। एक कोई व्यक्ति था, वो अनेक व्यक्तियों से मिला, अनेक सफल व्यक्तियों से मिला, तो उसने सफलता का कारण जानना चाहा कि सफलता का कारण क्या हो सकता है। अलग अलग सफल व्यक्तियों पे रिसर्च की उसने, सारे सफल व्यक्तियों का उसने एक निचोड़ निकाला कि कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत जो करोगे आप ईमानदारी के साथ, फिर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए, जम के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए,
जय हिंद, जय भारत।